Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to CSC 241 Object Oriented Programming. My name is Mohammad Qasim and I am lecturer in CS Department of Comsets University Wagen. हमारा जो कोर्स इस सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फॉल 2020 के अंदर, उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे कि वो फंडामेंटल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की उसको बता सकें, उन्हें अंडरस्टैंड हो कि भाई फंडामेंटल्स क्या हैं। अच्छा, फिर कोई भी अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उनको दी जाए तो वो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर ट्रांसलेट कर सकें। फिर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट, उनको अप्लाई करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और फिर उसके बाद कोई एप्लीकेशन जो है, अगर टीम एनवायरनमेंट के अंदर या आप कल प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो आप टीम एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के कॉन्सेप्ट्स को लेके कोई एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे। यही बेसिकली आपके CLOs भी हैं, इसी तरतीब से है कि ये आपका CLO 1 है कि जिसमें आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है। CLO 2 है आपका, उसके अंदर आपने कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिफरेंट मेथड्स हैं उनके थ्रू उसको ट्रांसलेट करना है। CLO 3 है आपका कि आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं उनको अप्लाई करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और CLO 4 है कि आपने कोई एप्लीकेशन टीम एनवायरनमेंट में बनानी होगी, और यूजुअली ये CLO 4 हमारा फाइनल लैब भी होता है या फाइनल प्रोजेक्ट भी होता है। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप CS डिपार्टमेंट के हैं तो आपने एक कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का वो आप तक पढ़ लिया होगा, CSE 103 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। अगर आप EE के हैं तो होपफुली आपने CSE 141 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है ना वो पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने ये कोर्सेज दोनों नहीं पढ़े, अगर CS वालों ने PF अभी तक नहीं पढ़ा तो आप पहले PF पढ़ें और फिर उसके बाद इस कोर्स को रजिस्टर करें। और अगर EE वालों ने इससे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं पढ़ा CSE 141 तो वो पहले उसको पढ़ें और उसके बाद इसको रजिस्टर करें। इस कोर्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करने जा रहे हैं ये बड़ी फेमस टेक्स्ट बुक है, जावा हाउ टू प्रोग्राम, और इसे पॉल डिटल और हार्वेल डिटल ने लिखा है और इसका 9th एडिशन जो है ना वो हम फॉलो करेंगे। अभी इसका करंटली 11th एडिशन चल रहा है अर्ली ऑब्जेक्ट्स के नाम से, लेकिन हम इसका 9th एडिशन जो है ना उसको फॉलो करने जा रहे हैं। और हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो कुछ इस तरह से होगा कि हम पहले जावा प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को देखेंगे कि वो क्या होती हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है। फिर फाइल्स को हमने इनपुट आउटपुट करवाना है या फाइल्स को रीड राइट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। फिर जेनेरिक प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, GUI प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, और फिर जावा की कुछ एडवांस APIs हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हमने यूज़ करनी है। तो ये एक अच्छा कंटेंट है आपके कोर्स का। इस कोर्स को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो होपफुली आपको प्रोग्रामिंग की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। और जो स्कीम ऑफ स्टडी आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है उसके अंदर क्या आप किस चीज़ को लेके चलते हैं कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें आप कंप्यूटर्स और जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जावा क्या होती है। फिर उसके बाद आप जावा एप्लीकेशन को सीखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की तरफ जाने से पहले आप देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है। कुछ लोग उसके बाद डायरेक्ट GUI प्रोग्रामिंग पे चले जाते हैं कि वो नेक्स्ट सारी चीज़ें GUI प्रोग्रामिंग में करते हैं, वो वेब वाली फील्ड के होते हैं, वो लोग इस फील्ड के अंदर चले जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि उसके बाद कोर जावा की जो चीज़ें हैं, बाकी कंट्रोल स्टेटमेंट, मेथड्स, एरेज, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जाएंगे, हम उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आएंगे आपके पास वापस GUI की तरफ कि जिसमें हम GUI की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और
आप लोगों के लिए इतना इनफ कोर्स होगा। जेनेरिक प्रोग्रामिंग है ये हमारी, कि हम इसको भी पढ़ेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा। फिर कुछ एडवांस चीज़ें हैं कि आप अगर वेब डेवलपमेंट या डेटाबेस से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड चैप्टर्स 28, 29, 30, 31 बुक के अवेलेबल हैं। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग और नेटवर्किंग पढ़ना चाह रहे हैं तो 26, 27 है। तो इस तरह से इनका पूरा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें हम बेसिक्स को रिवाइज करेंगे जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी हैं, ताकि इस कोर्स को आगे चलने से पहले आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें अपने कॉन्सेप्ट सारे, और फिर इस कोर्स को आगे ताकि चलते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि अभी दुनिया की साइड पे जा रही है, हमारी प्रोग्रामिंग कहाँ पे पहुंची हुई है, कौन सी लैंग्वेजेस इन है, कौन सी नहीं है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, डाटा क्या चीज़ है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर की डिफरेंट क्लासेस या कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 क्लासेस हैं कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जावा का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जावा क्या चीज़ है। जावा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक जावा नंबर 1 पे है इस टाइम पे पॉपुलरिटी वाइज, और कुछ के मुताबिक नंबर 2 पे है। बहरहाल 1 पे हो या 2 पे हो, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग के लिए उसमें जावा जो है ना कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ आप इससे पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या आईसीटी के अंदर पढ़ चुके हैं कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी पर काम को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर पे, तो उसे आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और ये इंस्ट्रक्शंस करती क्या है कि आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करके आपका कोई काम जो है ना वो परफॉर्म कर रही होती हैं। फिर आप जो है ना ये देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या चीज़ है, मतलब ये प्रोग्रामिंग का कौन सा स्टाइल है, इसमें क्या डिफरेंस है जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग, इससे पहले आपने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर डिफरेंस क्या है। और इस टेक्स्ट के अंदर आप जो है ना बहुत से सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनके साथ काम करेंगे। जावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की और एंटरप्राइजेस की पॉप के लिए प्रेफर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि जावा को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी नेटवर्क या इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस की वजह से मिली है। जिस टाइम पे जावा आपकी आई थी तो जावा ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई थी 1991 में जब इस पे स्टार्ट हुआ था काम। लेकिन उस टाइम पे इंटरनेट को जैसे ही बूस्ट मिला तो इस जावा को भी बूस्ट मिल गया, और तब से लेके आज तक ये जो है ना ये ग्रो ही करती जा रही है। अभी तक ये पीछे डाउनफॉल इसमें अभी तक नहीं आया। और ये 2012 का एडिशन है बुक का, और इसके मुताबिक 2012 तक जो है ना आपकी 1 बिलियन से ज़्यादा जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं, और इसी तरह जावा इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन वगैरह, इन सब के ऊपर जावा जो है ना इस टाइम चल रही है। ये 2012 की बात हो रही है। अभी 2020 के अंदर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा आपकी डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस वगैरह बढ़ गई हैं, और एंड्रॉयड का बेसिक एलिमेंट जावा ही है, जावा बेस्ड ही है वो भी। इस बुक के मुताबिक जो इन्होंने प्रिडिक्शन की हुई थी वो ये थी कि 2013 तक जो आपकी मोबाइल इंटरनेट यूज़र हैं वो 134 मिलियन हो जाएंगे। और अब अभी तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है ना मेरे ख्याल से 200+ मिलियन जो है ना मोबाइल इंटरनेट यूज़र ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। दुनिया की तो आप बात ना करें, उसमें तो कई मिलियंस या बिलियंस में शायद चले गए होंगे। इस बुक के मुताबिक कि 11 एडिशन के मुताबिक कि स्मार्टफोन की जो सेल है वो पर्सनल कंप्यूटर की सेल को 2011 तक सरपास कर जाएगी, और ये बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि अभी स्मार्टफोन जिन लोगों के पास है वो लोग इतना ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हर सूरत में पीसी भी खरीदें।
पीसी सिर्फ वो लोग खरीदते हैं आप जिनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि पीसी के बगैर उनके काम नहीं हो सकते, वरना आपके मोस्टली काम आप स्मार्टफोन के थ्रू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि 2014 तक कि जो स्मार्टफोन एप्लीकेशंस की मार्केट है वो $40 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी, और ये अभी हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अभी चल रही है जो सॉफ्टवेयर्स की एप्लीकेशन की मार्केट है, जिसमें आईफोन के सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड्रॉयड के हैं या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके हैं। ये हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये मार्केट चली गई है। जावा के 3 तरह के एडिशंस आपको नज़र आएंगे। किसी जगह पे जावा एसई लिखा हुआ होगा, किसी जगह पे डबल ई लिखा हुआ होगा, किसी जगह पे एम ई लिखा हुआ होगा। एसई मीन स्टैंडर्ड एडिशन। अभी जावा का गालबन 14 चल रहा है, एसई 14 चल रहा है, जो आपको लेटेस्ट अगर वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे तो 14 मिलेगा। जबकि इस बुक के अंदर जो एडिशन इन्होंने कवर किया है वो 6 है, और कुछ फीचर्स उन्होंने 7 के भी कवर किए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है, कि भी ये जो एडिशंस चेंज हो रहे हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो असल में आप जावा की कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पाइथन हो गई है, सी प्लस प्लस है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती जा रही है। तो उनके अंदर जो नई फंक्शनैलिटीज़ या नई चीज़ें ऐड हो रही हैं जो उसको आसान बना रही हैं, तो जावा भी के जो डेवलपर्स हैं वो भी अपनी जावा को इम्प्रूव करने के लिए नए नए एडिशन देते रहते हैं, जिसके अंदर नई एपीआईज होती हैं, नए टूल्स होते हैं जिनको वो लैंग्वेज सपोर्ट कर रही होती है। तो इस तरह इनके नए नए एडिशन आते रहते हैं। लेकिन जो कोर जावा है ना वो ऑलमोस्ट आपकी सेम ही है, उसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप कहें कि जी जो जावा एडिशन 6 या 7 है और जो 14 अभी चल रहा है इनके अंदर कोई जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जो है ना वो उनके अंदर एक्स्ट्रा एपीआईज आ गई होंगी, और कुछ फीचर्स जो है ना वो नए आ गए होंगे जिनको पुरानी जावा सपोर्ट नहीं करती थी, नई जावा सपोर्ट करती होगी। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जावा का कोई एक एडिशन भी सही तरीके से कर लेते हैं तो वो आपको बाकी सारे एडिशन समझने के लिए इनफ है। जावा का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब जावा बेस्ड एप्लीकेशंस जो है ना, आप अगर उनको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं तो भी वो रन हो जाएंगी, लिनक्स पे करते हैं तब भी रन हो जाएंगी, अगर आप मैक के ऊपर करते हैं तब भी रन हो जाएंगी। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस हैं, ये इसके लिए डिपेंडेंसी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। और जावा की एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि जावा को इन्हें कैटेगराइज करना पड़ गया है कि स्टैंडर्ड एडिशन से हट के इन्होंने एक एंटरप्राइज एडिशन बनाया है और एक इनका बनाया है माइक्रो एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन क्या है कि ये लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। मतलब जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके थाउजेंड्स में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या सर्वर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन उनकी रन हो रही है, तो वो एप्लीकेशन आप एंटरप्राइज एडिशन या उसके थ्रू डेवलप करेंगे। फ़र्क क्या होगा कि एंटरप्राइज एडिशन में ऐसी एपीआईज होंगी कि जिनको यूज़ करके आप कोई बड़ी एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। माइक्रो एडिशन क्या है कि जो स्मॉल या छोटी डिवाइसेस हैं, कोई स्मार्टफोन्स वगैरह हो गए, जिस तरह आपके डिफरेंट छोटे डिवाइसेज एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह हो गए, इनके अंदर अगर आपने कोई प्रोग्राम वगैरह डालना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहते हैं कि वो कम से कम मेमोरी ले, कम से कम रिसोर्सेज ऑक्युपाई करे, तो उसके लिए स्पेशली जो है ना ये माइक्रो एडिशन एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो जावा जहाँ पे भी आपको नज़र आएगी तो उसके साथ आपको MEEE या SE लिखा हुआ होगा। आपको समझ जाना चाहिए कि SE स्टैंडर्ड एडिशन है नॉर्मल डिवाइसेस के लिए, EE इंटरप्राइज एडिशन है जो बड़ी इंटरप्राइजेज हैं या जो जिनके थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हैं और उनके लिए अगर कोई एप्लीकेशन रन होगी तो बनानी पड़ेगी आपको, तो वो EE एडिशन में जाएगी। और अगर आपने कोई छोटी या एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह के लिए प्रोग्रामिंग करनी है तो वो आप माइक्रो एडिशन के अंदर करेंगे। अभी थोड़ी सी मोटिवेशनल है कि इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटेशन का अभी क्या रोल है और रिसर्च के अंदर, मतलब इसमें कोई ग्रोइंग है आपके लिए, कल जॉब्स का कोई स्कोप है या नहीं है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम दुनिया के अंदर जो टॉप की कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा रही हैं वो मोस्टली जो है ना आपकी कंप्यूटिंग से रिलेटेड ही हैं, जिसमें देख लें आपकी एप्पल है, IBM है, HP है, डेल है, इंटेल है, मोटोरोला है, सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर के सोल्यूशन या सर्विसेज दे के तो ये अपना बिजनेस कर रही हैं और इस टाइम पे टॉप के ऊपर दुनिया में यही कंपनीज। जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें CS से रिलेटेड बंदे हर सूरत में चाहिए होते हैं, और कुछ किसी फील्ड का चाहिए हो या ना हो, CS के बंदे उन्हें लाजमी चाहिए होते हैं। और कंप्यूटर जो है ना अब एक्सटेंसिवली आपके एकेडमिक के अंदर भी यूज़ होते हैं, आपकी रिसर्च में यूज़ होते हैं, आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, आपकी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। कोई भी काम है आपका, ऑलमोस्ट हर काम में आप जो है ना आपके कंप्यूटर्स आ गए हैं। और फिर जो अभी कॉन्सेप्ट है IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, आपकी हर चीज़ के अंदर कंप्यूटर बिल्ट इन है। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कंप्यूटर्स क्या हैं, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट है आपकी पिछले कॉन्सेप्ट्स की, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर मैं नहीं पढ़ाने जा रहा आपको। कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है और लॉजिकल डिसीजन जो है ना वो लेती है। और नॉर्मली ये जो कंप्यूटेशन और लॉजिकल डिसीजन ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं, कि एक पर्सनल कंप्यूटर जो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म करता है, शायद इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतनी कैलकुलेशन परफॉर्म ना कर रहा हो। और सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये कंप्यूटर्स की एक टाइप है, और ये तो क्वाड्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो पर सेकंड आपकी प्रोसेस कर रहे होते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस आपका जितना भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, इसके लिए आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखते हैं, और वो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इनको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और वो लोग जो ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं कि ये कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है। और जो प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन होता है आप उसे कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है। और आप इस कोर्स के अंदर जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। मतलब ये एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जिसको प्रोग्रामर्स यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कॉस्ट और कम हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। और ये चीज़ें कैसे कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ये जिस टाइम पे आप पहले पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनको यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ वाकई इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सी चीज़ें लगी हुई होती हैं। आप लोगों को पता है कि एक कंप्यूटर जो भी आप देखेंगे उसके साथ आपका एक कीबोर्ड होगा, स्क्रीन होगी, माउस होगा, हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी, DVDs, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके साथ लगी हुई होती हैं। और कंप्यूटर्स आप ये भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन सस्ते होते जा रहे हैं। एक तो उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब हार्डवेयर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और ये इंडस्ट्री का रूल है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की मार्केट भी जो है ना, सॉफ्टवेयर भी आपके सस्ते होते जा रहे हैं। पहले ज़माने के जो कंप्यूटर्स थे जो बड़े बड़े कमरों के अंदर होते थे, जिनकी मिलियंस में कॉस्ट होती थी, वो आप छोटी सी एक सिलिकॉन चिप के अंदर, वो में भी आपकी एक नाखून के बराबर हो, और उसके अंदर वो वही सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं। और सिलिकॉन चिप के टेक्नोलॉजी ये EE वालों को ज़्यादा पता है कि इसकी वजह से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VVLSI, इन चीज़ों की वजह से आपकी जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि एक चिप बनाना और चिप्स की प्रोडक्शन, आप उसके लिए आपको एक दफ़ा ही मेहनत करनी पड़ती है। मशीनें उसको प्रोड्यूस करती जा रही हैं, आप उन्हें यूज़ करके कंप्यूटर बनाई जा रहे हैं। और जब
ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, और ये प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल होती जा रही है हर साल। मतलब एक साल में अगर 1000 कंप्यूटर बने तो अगले साल 2000 बनेंगे, उससे अगले साल 4000 बनेंगे, उससे अगले साल 8000 बनेंगे। तो ये एक मोरी लॉ भी है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, ये इंटीग्रेशन है इसमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह की चिप्स के अंदर, ये हर साल डबल होती जा रही है। और कंप्यूटर चिप्स जो हैं इनको आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और ये बेतहाशा डिवाइसेस के साथ अटैच हैं आजकल, जिन्हें ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसकी मिसाल आप जो है ना कार की एंटी लॉक ब्रेक से लेके नेविगेशन सिस्टम, घर की चीज़ें, घर के सिक्योरिटी सिस्टम, सेल फोन्स, स्मार्टफोन, रोबोट्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक इंटरसेक्शन, ये मतलब हर जगह पे आपके यूज़ हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि डाटा हायरार्की क्या होती है कंप्यूटर्स के अंदर। आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसे आप 0 और 1 कहते हैं, और उसमें हर 0 और 1 को आप क्या कहते हैं कि ये एक बिट होती है। आपकी ये बिट्स मिल के तो कैरेक्टर बनाती हैं, और नॉर्मली जो यूनिकोड कैरेक्टर कोड है वो 2 बाइट्स पे मुश्तमिल होता है। तो आप किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड कोड यूज करते हैं। अच्छा, फिर ये जो आपके यूनिकोड के कैरेक्टर्स हैं, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं तो ये आपका एक फील्ड बनता है, ठीक है। और फिर आपके डिफरेंट फील्ड्स मिलते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है, और डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो है ना ये आप इकट्ठा करके तो एक फाइल में डाटा को सेव करवाते हैं। मतलब कोई भी अगर आपकी फाइल है तो फाइल के अंदर आपका डाटा रिकॉर्ड्स की फॉर्म में सेव होता है, रिकॉर्ड्स के अंदर आपका डाटा जो है फील्ड्स की फॉर्म में मौजूद होता है, फील्ड आपके जो है ना कैरेक्टर्स को कंपोज करके बनाए जाते हैं, और कैरेक्टर्स के अंदर बिट्स होती हैं कि जिनसे मिलके आपका एक कैरेक्टर बनता है। तो ये आपकी बेसिकली डाटा हायरार्की है जो आप यूज कर रहे होते हैं। अभी बिट्स क्या होती हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि हर एक बिट जो है ना ये करंट का 0 या +5 वोल्ट या 3 वोल्ट जो भी है, मतलब 0 और +1 या आप जो भी कह लें इसको, कि ये 2 लेवल्स हैं कि या तो वो ऑन होगा तो वो हाई होगा, और अगर 0 होगा तो मतलब ऑफ होगा। और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऑफ कर देते हैं करंट को, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हाई कर देते हैं। और कैरेक्टर्स हैं आपके, कैरेक्टर्स की कोडिंग डिफरेंट तरह से की जाती है, आस्की है, यूनिकोड है। कैरेक्टर्स में क्या है कि ये देखें आपके डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, लेटर्स हैं बड़े वाले भी और स्मॉल भी। अच्छा, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं आपकी, $, @ वगैरह, ये सारे सिंबल्स जो हैं इन सबको आप क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स हैं। और कैरेक्टर सेट जो है ना ये ये किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। और आपका जो यूनिकोड कैरेक्टर्स है ये दुनिया की तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि आस्की जो है ना वो सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसके अंदर आपके सिर्फ ये डेसिमल डिजिट्स होते हैं, लेटर्स हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी किसी और लैंग्वेज के अगर कोई कैरेक्टर आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। और कैरेक्टर्स मिल के आपके फील्ड्स बनाते हैं, और एक फील्ड के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड के अंदर आपके डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। जिस तरह अगर आप किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसका फील्ड क्या होगा कि उस एम्प्लॉय का नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसकी पे क्या है, उसकी किस डेट को उसने ज्वाइन किया था, उसके टैक्स वगैरह जो है ना वो कितने, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। और एक फाइल क्या है कि वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो है ना उस सारे का मजमूआ है। जिस तरह एक फाइल के अंदर बहुत से एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड हो सकता है। अच्छा, अब कंप्यूटर को आप मुख्तलिफ लॉजिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक इनपुट यूनिट है। ये वो चीज़ें जो आपने आराम पहले पढ़ी हुई हैं और आपको इनका पता होना चाहिए। इनपुट यूनिट्स में क्या है, आपके कीबोर्ड हैं, माउस हैं, स्क्रीन है, टच स्क्रीन वगैरह जो भी हैं। अच्छा, माइक्स वगैरह हैं, आपकी डीवीडी ड्राइव्स वगैरह हैं, यूएसबी ड्राइव हैं। ये डिफरेंट जगहों से आप इनपुट कंप्यूटर में ले रहे होते हैं। सेंसर्स लगे होते हैं डिफरेंट।
आउटपुट यूनिट्स क्या हैं कि जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से डाटा प्रोसेस करवा के वापस अपने लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। वो इंफॉर्मेशन आप या स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, या उसे किसी प्रिंटेड फॉर्म में, या उसे जो है ना ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में प्ले करके देख रहे होते हैं, या और भी बहुत से तरीके हैं कि आप उनको उस आउटपुट को देख रहे होते हैं। अच्छा, सीपीयू के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक मेमोरी यूनिट होता है, एक एएलयू होता है, और एक कंट्रोल यूनिट या सीयू भी इसे कहते हैं, और कुछ जगहों में सीपीयू भी कहते हैं। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है कि जो आपकी रैम है इसको मैनेज करना इस मेमोरी यूनिट का काम है, उसमें डाटा को लेके जाना, वहां से रिट्रीव करना। एएलयू आपकी अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेमोरी यूनिट और एएलयू के दरमियान के साथ को एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है और आपकी डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रहा होता है। और उसके अलावा क्या जो डाटा आपने परमानेंट स्टोर करवाना होता है उसको आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करवाते हैं, और उसमें आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती हैं, यूएसबीज आ जाती हैं। तो ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और लास्ट चीज हमारी आ जाती है कि जो कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी के लिए जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी टाइप्स की हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का प्रोग्राम वो 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस के अंदर हो सकता है। सबसे पहले क्या है कि मशीन लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेज 01 की लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर के लिए इसको रीड करना राइट करना बहुत आसान है, क्योंकि कंप्यूटर 01 को ही अंडरस्टैंड करता है। लेकिन ह्यूमन के लिए 01 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाना या उसको रीड करना मुश्किल काम है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसमें मैनिमोनिक्स होते हैं कि आप डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू जो है ना बता रहे होते हैं कि इस सिंबल का ये मतलब है और इसका ये मतलब है। ये एक मिडिल लेवल की लैंग्वेज है। सिंबल्स के थ्रू भी ह्यूमंस के लिए याद रखना किसी चीज को मुश्किल होता है, लेकिन 01 की निस्बत आसान है, और जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेजेस हैं उसकी निस्बत मुश्किल है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है कि ये मोर लाइकली जो है ना हमारी रूटीन की लैंग्वेजेस हैं, या स्पोकन लैंग्वेजेस जिस तरह की हैं वैसी ही लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये ह्यूमन के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें प्रोग्राम करना इजी है, और फिर इस प्रोग्राम को अगर आपने कंप्यूटर को समझाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को। तो ये वही डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मशीन लैंग्वेज आपकी 01 की लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज आपकी हर मशीन के लिए अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज में आपके एब्रीवेशंस होते हैं, और एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है असेंबलर जिसे कहते हैं, जो इन एब्रीवेशंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये है कि आपकी एक स्टेटमेंट से आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। वो स्टेटमेंट आपकी अपनी जुबान की होती है, मतलब आपकी स्पोकन लैंग्वेज जिस तरह की है वैसी ही स्टेटमेंट होती है, जिस तरह इंग्लिश है वैसी, और उसको आप ट्रांसलेट करते हैं थ्रू असेंबलर या थ्रू कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे की पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करके तो कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है ना उसकी हर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और साथ साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करवाता रहता है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो दैट्स ऑल। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था चीज़ों के बारे में। होपफुली कि ये सारी चीज़ें आप उनको रिवाइज हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अब जावा के बारे में पढ़ेंगे कि जावा क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम जो है ना वो पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।